हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम प्रियमवदा है और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय की जो हाल ही में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी चर्चाओं में बना रहा। ऐसे में जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका जिक्र संविधान में हो और वो चर्चाओं में बनी रहती है तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके आने की संभावना जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। इसीलिए हम इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि संविधान में इसका क्या जिक्र है, इसके फंक्शंस क्या है, आखिर ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है और आखिर जुडिशरी और सरकार की इसको लेकर क्यों ठनी पड़ी है। ये वीडियो बेस्ड है इलेक्शन कमीशन के बारे में। हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा और ऐसे में इसके डिटेल्ड एनालिसिस को करते हुए जिससे कि आपको एक होलसम वीडियो मिल सके आपके यूपीएससी प्रीलिम के लिए, मैं इसे 2 पार्ट्स में लेकर आऊंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों है और इलेक्शन कमीशन सुर्खियों में क्यों है और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की इस इलेक्शन कमीशन को लेकर क्यों ठनी पड़ी है, प्लस इसके कंपोजिशन के बारे में और संविधान में इसके कंपोजिशन के बारे में क्या जिक्र किया गया है। इन्हीं सारी चीजों पे हम आज बात करेंगे और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे फंक्शंस और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस व्यक्ति की फोटो लगी हुई है ये हमारे नए सीईसी बन चुके हैं। इनका नाम है अरुण गोयल, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। ये हमारे पुराने यानी एक्स सीईसी थे, इनकी जगह जो है अब अरुण गोयल आए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि आखिर इसमें क्या बड़ी बात है, एक व्यक्ति जाता है तो दूसरा व्यक्ति अपॉइंट होता है, लेकिन चर्चाओं में ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि सरकार ने इनके अपॉइंटमेंट के लिए 24 घंटे से भी कम का समय लिया। तो सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी ने पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा आपने प्रोसीजर फॉलो किया कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा देश का नया सीसी चुनने में। एक सरकारी डिपार्टमेंट से दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में फाइल ही जाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ऐसे में 24 घंटे में ही आपने इस व्यक्ति का नाम भी डिसाइड कर लिया, अपॉइंटमेंट भी दे दी, पुराने व्यक्ति का एग्जिट भी हो गया और फिर उन्होंने जो है ज्वाइनिंग भी ले ली। विद इन 24 आवर्स ये सारा प्रोसीजर जो है वो डन हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में पूछना लाजमी था क्योंकि जुडिशरी के अलावा जो है जनता भी काफी शॉक्ड थी कि आखिर इतनी जल्दी कैसे हमारे नए सीसी जो है वो चुने जा रहे हैं। एनीवे, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जब ये प्रश्न पूछा तो आप भी जानते हैं कि सरकार का जो वकील होता है जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इस समय है हमारे आर वेंकट रमणी। उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले तो सरकार ने जो है उन सभी लोगों की नाम की सूची बनाई जो कि रिटायर्ड सेक्रेटरी पोस्ट पर ऑफिसर रहे हो या सर्विंग सेक्रेटरी पोस्ट के ऑफिसर रहे हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस के अंदर बने गए पैनल पर ये डिसाइड हुआ और उसमें सीनियरिटी को भी जो है क्राइटेरिया बनाया गया एंड देन फाइनली वी हैव डिसाइडेड दैट कि अरुण गोयल विल बी आवर नेक्स्ट सीईसी। ये तो सरकार का जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे जाने प्रश्न पर सरकार का ये आंसर था, उत्तर था। हाल ही में ये उसके अलावा भी काफी सारी चीजों में चर्चाओं में बना रहा। इसकी शुरुआत होती है 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया इलेक्शन कमीशन के ट्रांसपेरेंसी को लेकर, यानी इसकी जो फंक्शनिंग और जिस तरीके से ये जो प्रोसीजर फॉलो करता है अपने फंक्शंस को करने के लिए, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई सारे अलग अलग विषयों पर जो है याचिकाएं डाली जा चुकी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस को क्लब कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी 5 जजेस की। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आता है और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है तो मिनिमम 5 जजेस की बेंच जो है वो जरूर बैठती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी 5 जजेस की, जिसमें एक जस्टिस थे, जस्टिस अजय रस्तोगी। उन्होंने जो है सरकार से ये प्रश्न पूछा कि आखिर क्या प्रोसीजर आपने अपनाया और उस प्रोसीजर जो सरकार ने उत्तर दिया है थ्रू अटॉर्नी जनरल वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि संविधान में जो है इसका क्या जिक्र किया गया है और कहां हम इलेक्शन कमीशन को पाते हैं। तो संविधान के पार्ट 15th में यानी 15th में आपको इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा थ्रू सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड ऑर्डर। ऐसे में भारत एक डेमोक्रेटिक
कंट्री है जहां पे जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। अब जहां पर जनता खुद अपनी सरकार चुनती हो वहां पर उसका इलेक्शन या उसकी वोटिंग राइट्स को सही तरीके से सही व्यक्ति चुना जाए और जो जनता का मत है एग्जैक्टली वही गवर्नमेंट बनाए, ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जो है इलेक्शन कमीशन के लिए काफी बड़ी बात होती है। और ऐसे में इसकी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना भी सरकार का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजंस जहां पर ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, सरकार ने उसमें एज ली हुई है और सरकार काफी हद तक इसके कंपोजिशन और ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करती है। तो चलिए वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन और उसके लूप होल्स के बारे में ऐसे ही पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि आर्टिकल 324 is dealing with the appointment of the election commissioner and envisaged the enactment of the law to provide for the procedure for such appointments, but the government had not done this yet. तो संविधान में लिखा हुआ है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर होगा, इफ एनी, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स इट, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स इट। यानी इस चीज से ये तो क्लियर हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक सीईसी से बनेगा और उन अदर सच इलेक्शन कमिश्नर से बनेगा जिसे प्रेसिडेंट अगर चाहेगा तो समय के हिसाब से उसे फिक्स कर देगा। यानी इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन के साइज यानी उसके साइज को लेकर संविधान चुप है, ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे में अभी तक आजादी के बाद से लेकर 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सिंगल मेंबर बॉडी थी और सिर्फ सीईसी ही होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 1989 राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन को जो है वो 1 मेंबर बॉडी से 3 मेंबर बॉडी बना दिया। ऐसे में उन्होंने 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिए। तो जब 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं तो संविधान में कहा गया है कि सीईसी विल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ऑटोमेटिकली ये चेयरमैन बन जाता है। लेकिन ये सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन जो 3 मेंबर कमीशन बना, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, सरकार पलट जाती है और 1990 में जो है वीपी सिंह की सरकार यानी 2 जैन 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो है अगेन इसे 1 मेंबर बॉडी बना देती है, यानी सिर्फ सीईसी ही रह जाता है। फिर पासा पलटता है और नई सरकार आती है, कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है और इस समय जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है वो हमारे नए प्रधानमंत्री बनते हैं और अक्टूबर 1993 को फिर से इसे जो है क्या बना दिया जाता है, 3 मेंबर बॉडी। और तब से लेकर इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। ये तो बात रही इसके कंपोजिशन की कि इस समय इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। अक्टूबर 1993 में एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है और इसे पार्लियामेंट जो है एक परमानेंट लॉ के रूप में प्रेसिडेंट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट पारित करके प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट रख देती है। इसके टेन्योर के कंप्लीशन से पहले जो है प्रेसिडेंट इसे रिमूव कर सकता है, प्लस इसके कंडीशन ऑफ सर्विसेज को भी जो है मॉडिफाई कर सकता है। तो धीरे धीरे देखिए संविधान में लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, तो इसका मतलब सरकार इसके कंपोजिशन को भी चेंज करती जा रही है और प्लस पार्लियामेंट के इस लॉ में लिखा हुआ है कि कंडीशन ऑफ सर्विसेज और जो इसका टेन्योर है वो प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट रहेगा, यानी प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन में रहेगा, वो अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकती है। तो जब सरकार इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करेगी तो आप कहां से बात कर सकते हैं कि ये एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट बॉडी बन के निकलेगी जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगी। तो सारा मुद्दा जो है वो यहीं पर है, इसके किस तरीके से ये अपनी फंक्शनिंग करता है, कैसे इसके अपॉइंटमेंट के तहत जो है सरकार प्रोसीजर अपनाती है, कैसे इसके टेन्योर को फिक्स नहीं किया गया है, यही सारे लूप होल के लिए इलेक्शन कमीशन सुर्खियों में बना हुआ है।
बात करते हैं कि जब भी सीईसी मल्टी मेंबर बॉडी बन जाएगी, जब भी इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी बन जाएगा तो सीईसी क्या हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये चेयरमैन जो है, इस वजह से सिर्फ चेयरमैन नहीं है कि ये दोनों अदर इलेक्शन कमिश्नर के डिसीजन को सुपरसीड कर सकता है, नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर दोनों ही जो है इक्वल पावर शेयर करते हैं, सैलरी भी इक्वल है, अलाउंसेस भी इक्वल हैं और पर्क्स भी इक्वल हैं। बस डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन में जो लिया जाएगा वो मेजॉरिटी में लिया जाएगा, दोनों की पावर इक्वल है और ऐसे में इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। तो सीसी एज अ चेयरमैन को एक्सक्लूसिव पावर एंजॉय करता है, यस। जब बात आएगी दो अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल की, तो प्रेसिडेंट जो है इसका सीईसी से जो है वो कंसल्टेशन लेगा और ये कंसल्टेशन जो है वो बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट है, यानी प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो द कंसल्टेशन ऑफ सीईसी। तो इसके इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल में जो है वो सीईसी का रोल आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट जो है वो सीईसी को अपॉइंट अपने तरीके से करता है, अपने प्रोसीजर से फॉलो करता है, तो इसमें जो है वो किसी के कंसल्टेशन को नहीं लेता है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कंसल्ट कराया जाए और फिर प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों मिलकर जो है नया सीईसी अपॉइंट करें। इससे जो है इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट में प्लस उसकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस को जो है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आइए देखेंगे अब आगे आके जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, जो कि लैंडमार्क जजमेंट बनेगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल इस पर अभी तक जो है स्पष्ट जानकारी या स्पष्ट जजमेंट जो है वो जुडिशरी की तरफ से नहीं आया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, यस। सीसी और अदर मेंबर्स को अपॉइंट करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्वालिफिकेशन जो है असाइन नहीं करी हुई है। ऐसे में सीसी जैसा एक महत्वपूर्ण पद अदर इलेक्शन कमिश्नर जो कि इक्वल पावर इंजॉय करते हैं, ऐसे में इनके साथ जो है कोई भी क्वालिफिकेशन, चाहे वो लीगल हो, एजुकेशनल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल हो, ऐसे में कोई भी क्वालिफिकेशन जो है इसके अपॉइंटमेंट के तहत जो है प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, जो अपने आप में जो है एक लूप होल छोड़ता है, क्योंकि एक कॉम्पिटेंट बंदा ही एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी संभाल सकता है। और सरकार के ऊपर अगर आपने छोड़ दिया है तो सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने ही जो उनके पार्टी का समर्थन करते होंगे या उनके एजेंडे या आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे, शायद वही अपने लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठाएंगे। तो कोई ऐसा लूप होल ना हो, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इसके ऊपर याचिका सुन रहा है। नाउ चीफ इलेक्शन एंड अदर कमिश्नर हैज अ टेन्योर ऑफ 6 years और 65 years। जो भी पहले आ जाएगा इतने साल तक वो एंजॉय करेगा। लेट्स सपोज कि अगर वो 55 years का है तो वो 61 years तक जो है वो अपने पोस्ट पे रहेगा, 6 साल अपना कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर वो 60 years में बनता है तो उसको 5 साल में ही, यानी 65 का वो हो जाएगा, तो उसे रिटायरमेंट जो भी पहले आ जाएगा उसका टेन्योर जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1993 के बारे में, जहां पर ये क्लियरली मेंशन था कि इनके टेन्योर से पहले भी प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकता है। तो अब आप देखिए इसका टेन्योर तक फिक्स्ड नहीं है, वो भी किसके अधीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो फिर कैसे वो इम्पार्शियल होगा, कैसे वो इंडिपेंडेंट बनेगा, इस पे काफी बड़ा सवाल उठता है। चलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है उसके पद से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी एंड द सेम वे एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गेट्स रिमूव्ड। यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव किए जाते हैं अपनी पोस्ट से, और किस ग्राउंड पे किए जाते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इसी के तहत ही इसके सेम प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। तो ये काफी टफ प्रोसेस होता है, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि इसका टेन्योर फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट कभी भी इसे रिमूव कर सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड हाउ Parliament can remove them, because this kind of a resolution can be initiated in either house of the house, यानी लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। And with the special majority, CEC and other election commissioner can get removed from their offices। तो इसके टेन्योर का ही सारा
और इसके प्रोसीजर और जिस तरीके से वो फंक्शनिंग करता है उसी का सारा जो है चर्चा है, कंट्रोवर्सी है, और इसी वजह से ये वीडियो बना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द security of tenure. The service condition of chief election commissioner cannot be varied to his disadvantage after his appointment. तो कुछ कुछ चीजें संविधान में जो है इसके इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दी गई है। फॉर एग्जांपल, जब एक बार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं तो उनकी सैलरी, अलाउंसेस, फंक्शनिंग या पावर में किसी भी प्रकार का डिसएडवांटेज सरकार नहीं कर सकती है। उनके जाने के बाद हो सकता है, लेकिन उनके पद पे एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद नहीं हो सकता है। तो इसकी इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी को सुनिश्चित करने के लिए वन ऑफ द रीजन आप आर्ग्यूमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लस जो भी अदर इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर अपॉइंट होंगे या रिमूव किए जाएंगे वो तब तक नहीं किए जा सकते हैं जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो से प्रेसिडेंट को रिकमेंड ना कर दे। ये ऑलरेडी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नाउ कुछ फ्लॉज हैं जो इसकी इंडिपेंडेंस को नहीं सुनिश्चित करते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड हैज नॉट डिबार्ड फ्रॉम द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, यानी ना टेन्योर फिक्स है और ना ही इन्हें डिबार्ड किया गया है फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन अंडर द बाय द गवर्नमेंट। तो ये भी जो है एक लालच देता है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि गवर्नमेंट के साथ वो साठगांठ या उनके हिसाब से काम करे जिससे उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से इम्पार्शियल या इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। जो भी डिसीजन आएगा मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी, बट इलेक्शन कमीशन पे आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके फंक्शनिंग के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।